डियर स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी 2 पार्ट में वीडियोज में हमने डिस्कस कर रखे हैं। ये उसी का कंटिन्यूएशन है और ये पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेई से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपके लिए आज पहला क्वेश्चन है, इन एन एटम how many orbital will have the quantum numbers n is equal to 3, l is equal to 2 and m1 is equals to +2। तो हमें ये पता करना है कि कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है। ओके, तो अगर n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू जब l का वैल्यू होता है 0 तो वो s ऑर्बिटल होता है, जब l का वैल्यू होता है 1 तो वो p ऑर्बिटल होता है, जब l का वैल्यू होता है 2 तो वो d ऑर्बिटल होता है, तो और जब l का वैल्यू होता है 3 तो वो df ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर l का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3 दे रखा है, इसका मतलब ये d ऑर्बिटल है, यानी कि ये 3d ऑर्बिटल है। अब हमें 3d ऑर्बिटल के बेसिस पर बताना है कितने क्वांटम नंबर है ना, हाउ मेनी ऑर्बिटल विल हैव द क्वांटम नंबर दिस मच। तो अब 3d ऑर्बिटल में जब आप डायग्राम बनाते हैं तो यहां पर d ऑर्बिटल के हिसाब से -l टू +l चलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, हमारे पास l का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है +2, m का वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 दिया हुआ है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल होंगे? तो +2 के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, है ना, लास्ट वाला जो है d ऑर्बिटल में लास्ट वाला, तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कैसे इसको करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें बेसिकली देखना होता है कि क्वांटम नंबर के बेसिस पर इसमें ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी कितनी है ना। तो डी ऑर्बिटल में अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ही दिया है तो हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम इज। एक एटम के जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसका बेसिस क्या है, ये पता करना है आपको। तो क्वांटम मैकेनिकल के बेसिस, अब उसमें ऑप्शन देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया हुआ है क्वांटम नंबर्स, तीसरा दिया है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चौथा दिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ये डुअल नेचर से रिलेटेड है। क्या ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है? ना। क्या ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है? हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि आप क्वांटम नंबर में स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर तो एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो डुअल नेचर ऑफ एटम से रिलेटेड है, जिसमें कि हम वेव नेचर के बारे में बात करते हैं, है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और कुल मिला के जो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग को कंबाइंड इफेक्ट करके जो है उसमें हम बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो सीधे टिक कर सकते हैं ऑप्शन को। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक
आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई के अंदर 2012 में आया था। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड रुबिडियम आर दिस वैल्यूज दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। द वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम कुड अप्रोक्सीमेटली बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझिए, अपने पास जो मेटल है वो है लिथियम है, ओके। लिथियम के अलावा अपने पास है सोडियम, ओके। देन अपने पास है रुबिडियम, रुबिडियम है। तो अपने पास है लिथियम, सोडियम एंड रुबिडियम, जिनके वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस दैट इज वर्क फंक्शन इज गिवन। सो द ओके, ये अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने का फोर्स दिया हुआ है, ओके। तो क्या क्या दिया है वैल्यू, ये दिया है आपका 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका दिया हुआ है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपको दिया है 2.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक लाइट रे जब इंसिडेंट किया जाता है मेटल प्लेट के ऊपर, कोई भी मेटल प्लेट के ऊपर, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इजेक्ट होते हैं, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी ई नॉट होता है, सॉरी ई होता है, इंसिडेंट एनर्जी ई होता है, और जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर रखा है मेटल ने वो ई नॉट होता है, और बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के ही होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर अगर देखें आप, तो ई बराबर लिखा जाता है ई नॉट प्लस के, ओके। नो, यहां पर आपको लिथियम के वर्क फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, आपको सोडियम का वर्क फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, आपको पोटेशियम के वर्क फंक्शन के बारे में, सॉरी रुबिडियम के वर्क फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आपको पोटेशियम के बारे में प्रेडिक्ट करना है इसमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। तो एक्चुअल में जो जब हम एनर्जी देते हैं और वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी है, या आप कहें तो ये वर्क फंक्शन बोले या आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर दोनों एक ही बात होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वही होता है वर्क फंक्शन। तो बेसिकली ये लिथियम, सोडियम और रुबिडियम का क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन कहें या आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, ये दिया हुआ है। और आप देखें कि लिथियम, अगर साइज की बात करें, साइज लिथियम का सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है सोडियम, और उससे भी बड़ा होता है रुबिडियम। अगर आप पोटेशियम को भी इंक्लूड कर लें तो साइज का हो जाएगा लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, और फिर रुबिडियम आ जाएगा, ओके। जिनका एटॉमिक साइज ज्यादा है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। साइज अगर मैं लिथियम को भी कंसीडर कर लूं तो लिथियम से ज्यादा है सोडियम का, सोडियम से भी ज्यादा है पोटेशियम का, और उससे भी ज्यादा होता है रुबिडियम का। जिनका साइज ज्यादा है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, और उसके बाद रुबिडियम। यानी हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होना चाहिए वो सोडियम और रुबिडियम के बीच का होना चाहिए, तो वो हमारे लिए ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। सोडियम का जो वैल्यू दिया है वो है आपका 2.3, और जो रुबिडियम का वैल्यू है वो है 2.09। अब हमें देखना है ऑप्शन में 2.3 और 2.09 के बीच का वैल्यू कौन सा है। 2.3 और 2.09, तो ये 2.3 से ज्यादा है, ये 2.3 और 2.09 के बीच का है, ये 2.3 से भी ज्यादा हो गया, और ये 2.01 यानी इससे भी कम हो गया। तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है
2.3 और 2.09 के बीच में वो एक ही ऑप्शन में वैल्यू है, वो है सेकेंड ऑप्शन। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वैसे तो इसमें डेटा लिखा है वर्क फंक्शन के हिसाब से, बट आपको ये सोचना है कि ये बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद रखिएगा, जिस एटम का साइज जितना बड़ा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही इजी होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देना पड़ता है। ओके, तो बड़े एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देना पड़ता है, छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, और ये सोच करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following constitutes a group of the isoelectronic species? इसमें से कौन कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक के कैटेगरी में आएगा? इनमें से कौन कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है, ये आपको पता करना है। तो अगर आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखने हैं तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पहले वाले में यहां पर कार्बन 2 है और उसमें 2 माइनस चार्ज है, तो 6 2 जा 12 + 2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो जाएगा 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें सारे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, और अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। अब आप दूसरे ऑप्शन में आ जाइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। 7 + 8 15 और एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना हो जाएगा? 12 + 2 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। ओके, नेक्स्ट 13 + 1 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें सारे जो भी स्पीसीज दिए हुए हैं उन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है। इसका मतलब यही आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यही हमारे लिए आंसर भी होगा। बाकी चेक करने के लिए हम बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख लें आप, 6 + 7 + 1 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी कितना है 14 इलेक्ट्रॉन, ये कितना है ये 16 + 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना है 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सारे में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं। अब इसमें देख लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन, 8 2 जा 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 8 15 15 + 15 - 1 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी सारे स्पीसीज के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है सेकेंड ऑप्शन जिसमें कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज 14 ही है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन वैसे आसान होते हैं, बट हाँ नीट इवन जेई में भी दोनों में फेवरेट है, दोनों का फेवरेट है, नीट वालों का जेई का भी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आज क्लास ये भी रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।